चलिए तो फिर आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किससे किससे रिलेटेड, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सोशियोलॉजी पेपर 2 का फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट जो ऑर्गेनाइज हुआ था, आज हम उसके क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स देखने वाले हैं कि आखिर एक आइडियल आंसर कैसा हो सकता था। लोग, मैं आइडियल आंसर बोल रहा हूं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आइडियल आंसर अपने आप में एक मिथ होता है, ठीक है ना। कोई आंसर आइडियल नहीं होता है। देयर इज हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी हियर। योर कंसर्न शुड बी फुलफिलिंग द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोई आंसर ऐसा कोई आइडियल नहीं होता है। आप बस इस पर टारगेट कीजिए, जो क्वेश्चन की जो डिमांड्स है उनको आप ठीक से फुलफिल कीजिए, ठीक है। चलिए, तो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, पहला पार्ट जिसमें 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन करने थे, 10 मार्कर क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीएस घुरिये इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, जस्टिफाई। आपको इस बात को जस्टिफाई करना है कि जीएस घुरिये जो है वो सोशियोलॉजी के फादर कैसे हैं। आपको इसी बात को केवल जस्टिफाई करना था, ठीक। अब एक बात बताइए, आप इंट्रोडक्शन में चाहें तो जीएस घुरिये के बारे में 2 लाइन लिखकर शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधे इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में भी अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जीएस घुरिये के बारे में 2 लाइन लिखिए और वहीं से अपनी कहानी शुरू कीजिए, ठीक है ना। वाज अ डोयन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। यहाँ पर आप स्टार्ट मतलब, या फिर जीएस घुरिये के बारे में 1 लाइन लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं कि ही प्रोपाउंडेड मॉडर्न इंडोलॉजी, ठीक। और उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाया। फिर पैरा चेंज करेंगे, पैरा चेंज करके आपको बताना होगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहा जा रहा है। जस्टिफाई करना है इस चीज को। तो नेगेटिव में जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है ना। आपको जबरदस्ती नहीं जाना है, आपको इस बात को जस्टिफाई करना है, यानी कि एग्जामिनर ये मान के चल रहा है कि ये बात सही है। You just need to justify it. Got the point? Hence, you will have to present arguments in order to justify this. तो आपको बताना था सबसे पहले कि जीएस घुरिये ने क्या किया जी, वो जो आपके पैट्रिक गिडिस थे, उन्होंने जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहला स्टैब्लिश किया था डिपार्टमेंट, उसको आगे बढ़ाया। फिर आप दूसरा बताइएगा, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किए जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट अपने व्यूज वगैरह शेयर कर सकते हैं। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम का जो है वो क्या बोलते हैं मैगजीन चलाया, जिससे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के प्रचार प्रसार को बल मिला। इसके अलावा आपको प्रेजेंट करना था कि उन्होंने खुद कई सारी स्टडीज करके दिखाई, जैसे कि इंडियन साधुज का स्टडी है, महादेव पुलिस ट्राइब का स्टडी है, तो उसके अलावा सेक्सुअल हैबिट्स ऑफ इंडियन मिडिल क्लास उसकी स्टडी है। तो ये कई सारी स्टडीज हैं, आपको उनके बारे में कोट करना पड़ेगा कि इन स्टडीज के थ्रू उन्होंने दिखाया कि किस तरह से सोशियोलॉजी को पढ़ा जाता है या सोसाइटी को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर आपको मेंशन करना था कि उन्होंने फ्यूचर जनरेशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट या फिर जो सेकंड जनरेशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको उन्होंने ठीक से ट्रेन किया। जैसे कि आप जानते हैं कौन कौन, आपके एमएन श्रीनिवास हो गए, या फिर आप इरावती कर्वे मान लीजिए, या ए आर देसाई मान लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं के स्टूडेंट थे। क्लियर हो गया। तो ये 5-6 पॉइंट डालिए, फिर बताइए ड्यू टू हिज दीज कंट्रीब्यूशंस ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। गॉट द पॉइंट। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधे सीधे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फैमिली एंड हाउसहोल्ड। फैमिली और हाउसहोल्ड के बीच में डिफरेंस बताना है। क्लियर। आई वुड सजेस्ट कि आप फैमिली से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जीपी मर्डॉक लेके आइए, फैमिली टॉपिक में अपने आप में महारथी है, फैमिली के बारे में बहुत उन्होंने डिटेल में चर्चा की है। तो बताइए उनका डेफिनेशन क्या, कि 2 एडल्ट इंडिविजुअल एक दूसरे के ऊपर एक्सक्लूसिव सेक्सुअल राइट्स वगैरह रखते हैं, उस तरह से जो है वो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बनता है। ये केवल प्रोक्रिएशन तक ही नहीं रहता है, बल्कि उससे कहीं आगे जाता है। आप डेफिनेशन डालिए जीपी मर्डॉक का, वहां से स्टार्ट कीजिए। फिर पैरा चेंज कीजिए, पैरा चेंज करके आइए और बताइए क्या कि बट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट जो नए नए फॉर्म ऑफ फैमिलीज इमर्ज हो रहे हैं ना, इस कारण से फैमिली के वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं। हेंस द टर्म हाउसहोल्ड नीड्स टू बी प्रेफर्ड हियर, नीड्स टू बी प्रेफर्ड हियर, ठीक है ना। तो हाउसहोल्ड को प्रेफर करने की जरूरत है, इसीलिए सोशियोलॉजी में धीरे धीरे हाउसहोल्ड टर्म का पॉपुलैरिटी बढ़ा है, ठीक। फिर सीधे लाइन खींच के बना दीजिए, या फिर आप वैसे लिखना चाहें पैराग्राफ में तो पैराग्राफ में बता सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बताइएगा फैमिली में क्या है जी, इमोशन ज्यादा है, आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है। हाउसहोल्ड जो है वो एक ड्वेलिंग यूनिट है, एक रेसिडेंशियल यूनिट है, ठीक। फिर आप बताइएगा होम जो है उसमें क्या होता है, अपनापन होता है, क्या बोलते हैं कोरिलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, रोल का एलोकेशन होता है, ये सारे पॉइंट फैमिली में होते हैं। हाउसहोल्ड में बता दीजिएगा क्या कि नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है क्या कि इमोशनल कनेक्शन हो, सपोर्ट हो। फिर क्या बोलते हैं आप ये बता सकते हैं कि रोल एलोकेशन प्रॉपर हो,
ये सारी चीजें हाउस होल्ड में एब्सेंट रहती है। फिर आप बता दीजिएगा कि एवरी फैमिली कैन बी कंसिडर्ड एज अ हाउस होल्ड बट एवरी हाउस होल्ड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फैमिली। इसी में आ जाइएगा आप एंथनी गिडेंस को कोट कर दीजिएगा, एंथनी गिडेंस को कोट करके बता दीजिएगा क्या कि मॉडर्न सोसाइटी में वर्क वगैरह के कारण एक एक फैमिली के मेंबर जो है वो कई अलग अलग हाउस होल्ड में रह रहे हैं और एक हाउस होल्ड कई अलग अलग फैमिली मेंबर से मिलकर बना हुआ है। आप बताइएगा क्या कि वीकेंड फैमिली जैसे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, नए नए तरह की फैमिलीज आ रहे हैं, जिस कारण से family as a concept or family as a term is losing its importance, and in its place household as a term is getting popularity. As simple as that. Straightforward question. Next is how are tribes geographically spread in Indian society? चाहे तो आप ट्राइब्स के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं या दो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप ट्राइब्स के बारे में चाहे तो दो लाइन लिख सकते हैं और वहीं से अपनी कहानी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइब्स के बारे में बता दीजिएगा कि नो यूनिवर्सल डेफिनेशन, या फिर ये क्वेश्चन आगे है यूनिवर्सल डेफिनेशन वाला इसी टॉपिक पर, तो आप इस चीज को यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताने की बहुत जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डेफिनेशन वाला पॉइंट छोड़ सकते हैं, वैसे आप ट्राइब्स के बारे में कोई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखकर अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो वही बता सकते हैं कि आर्टिकल 342 जिसमें जो है वो ट्राइब्स की चर्चा मिलती है, तो उसी से आप अपनी कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। या फिर आप बता दीजिएगा क्या कि नो यूनिवर्सल डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू इट। ज्योग्राफिकली स्प्रेड, आप बताइए कि इंडिया में कई अलग अलग ट्राइब मिलते हैं जो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं अलग अलग रीजन में, ठीक। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में एक इंडिया का मैप भी बना सकते हैं, रफ सा स्केच मैप बना दीजिएगा और उसमें दिखा दीजिएगा कि किस रीजन में कितने ट्राइब रहते हैं। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो 10% के आसपास ट्राइब रह रहे हैं, सदर्न इंडिया में थोड़े से रह रहे हैं, सबसे ज्यादा मिडिल वाले इंडिया में रह रहे हैं, नियरली 50% ऑफ ट्राइब्स रेसाइड इन मिडिल एंड ईस्टर्न इंडिया। फिर नॉर्थ इंडिया में कम है, 6% के आसपास है, वेस्टर्न इंडिया में थोड़े से हैं। इस तरह से आपको डेटा देकर बताना होगा कि किस रीजन में कितने ट्राइब्स रह रहे हैं। कुछ एग्जांपल भी आप डाल सकते हैं, कुछ तो पॉपुलर ट्राइब्स के नाम आपको याद ही होंगे। अरुणाचल में कौन ज्यादा संख्या में है, तो आप नीशी आदि टाइप का एक आधा नाम डाल दीजिए कहीं इधर, ठीक है। फिर आप चाहें तो मिडिल इंडिया में आप संथाल हो, भिल, फिर से आपके गोंड, ये सब नाम लिख सकते हैं दो चार। थोड़ा साउथ में जाइएगा तो टोडाज वगैरह डाल दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में जाइएगा तो थारू वगैरह डाल दीजिएगा। इस तरह से आप 4-5 ट्राइब डाल के एक अच्छा सा डायग्राम बना दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि कैसे आपने ज्योग्राफिकल स्प्रेड को समझा दिया है। विथ मी। इसके अलावा आप चाहें तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड को समझा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस एज वेल। आप बता सकते हैं कि भारत में ट्राइब्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेस से भी एसोसिएटेड रहे हैं। नेग्रिटोज आप बता दीजिएगा साउथ में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं प्रोटो एस्ट्रोलॉइड मिडिल इंडिया में ज्यादा मिलते हैं। उसके अलावा इंडो मंगोलाइड वो जो है वो हमारे नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा मिलते हैं। इस तरह से आप रेशियल क्लासिफिकेशन और नंबर के बेस पर क्लासिफिकेशन करके ज्योग्राफिकल स्प्रेड को समझा दें, ठीक है। Moving on to next question, present the Andhra Bhati's perspective of caste system in India. स्टार्ट ही कर दीजिएगा कि आंद्रे बेते यूज्ड द ट्रिनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ मैक्स वेबर टू स्टडी कास्ट सिस्टम इन इंडिया। बुक का नाम ही लिख लीजिएगा, कास्ट क्लास पावर, ठीक है। श्रीपुरम में स्टडी किया है और उसी के बेसिस पर उन्होंने कास्ट का अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे कास्ट क्लास को अफेक्ट कर रहा है, क्लास कास्ट को अफेक्ट कर रहा है, इन तीनों के बीच में कैसे कोरिलेशन है। जैसे कि वेबर समझाना चाह रहे थे तो उनके ऊपर वेबर का इन्फ्लुएंस था, ठीक है ना। इंडियन वेबर भी कहलाते हैं वो, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव में उन्होंने समझाने की कोशिश की। आप बताइएगा कि उन्होंने कास्ट में आ रहे चेंजेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस ड्यू टू लैंड रिफॉर्म, ड्यू टू क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एटसेट्रा, कास्ट सिस्टम में कुछ क्रैक्स इमर्ज हो रहे हैं, धीरे धीरे चीजें बदल रही है। आप चाहें तो उनके स्टडी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा कोट कर सकते हैं कि कैसे श्रीपुरम में इकोनॉमिक पावर गेन करके, पॉलिटिकल पावर गेन करके जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो माने जाते थे, आदि द्रविड़ वगैरह जो माने जाते थे, वो धीरे धीरे जो है वो स्टेटस ऊपर गेन कर रहे हैं। और कैसे पहले जो क्लियर कट सेग्रीगेशन देखने को मिलता था दो अलग अलग कास्ट में, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, दैट गैप इज नाउ फुलफिलिंग, वो धीरे धीरे मतलब मिट रहा है, ठीक है। लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं का एग्जांपल है कि अब क्या हो रहा है, एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक लोअर कास्ट वाला जो है वो सीनियर पोस्ट पर है और एक ब्राह्मण जो है वो लोअर पोस्ट पर है उसके। तो इस तरह के इंटरेक्शन देखने को मिल रहे हैं, आप यही बताइएगा उसमें, ठीक है। मतलब मेनली उनका फोकस था कि कास्ट में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज को समझाने पर। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट इज राइट अ सोशियोलॉजिकल नोट ऑन रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पर सोशियोलॉजिकल नोट लिखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप स्टार्ट कीजिए। इंडिया इज अ रिलीजियसली प्लूरल कंट्री और वेरी डाइवर्स कंट्री। जितनी डाइवर्सिटी रिलीजन से रिलेटेड इंडिया में मिलती है उतनी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती है।
स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, 8 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी प्रेजेंट इन इंडिया। वो चार्ट बनाइएगा तुरंत सेंसस वाला, जिसमें बता दीजिएगा सबसे ज्यादा संख्या में कौन है। हिंदूज 79.8, मुस्लिम्स 14.2, क्रिश्चियंस 2.3, उसके बाद आपके हैं सिख 1.7, फिर बौद्ध 0.7, जैन 0.4, इस तरह से आप बताइएगा। ठीक है, ये चार्ट डालना है आपको सेंसस वाला, तभी ना आप डाइवर्सिटी दिखा पाइएगा, रिलीजियस डाइवर्सिटी। 8 मेजर रिलीजन बता दीजिए, उसके अलावा पारसीज भी हैं या ज्यूस भी हैं, ये सब जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर पैरा चेंज कीजिएगा, पैरा चेंज करके लिखिएगा कि इवन इन इंडिया देयर आर मल्टीपल एथीस्ट एग्नोस्टिक्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, 0.2% एथीस्ट एंड एग्नोस्टिक्स भी मिलते हैं। फिर पैरा चेंज करके आपको बताना है कि अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर रिलीजन्स देयर आर सर्टेन माइनर रिलीजन्स एज वेल व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी, लाइक एनिमिज्म इज पॉपुलर। फिर से उसके अलावा आपका बताइए नेचरिज्म इज पॉपुलर इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज। टोटेमिज्म इज आल्सो प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। फिर आपको ये भी बताना है अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर religions there are multiple sects as well, there are multiple cults as well which are present in Indian society, which makes the Indian religious spectrum very diverse in nature। ठीक है, 2-4 सेक्ट के नाम लिखिए, 2-4 कल्ट के नाम लिखिए, हो गया बस, और क्या। ठीक है, केवल इस्लाम ही थोड़ी है, इस्लाम के कई सारे सेक्ट भी है। हिंदुइज्म में कितने सारे सेक्ट हैं, साक्ट अलग है, वैष्णवाइट्स अलग है, सेवाइट्स अलग है। यही दिखा के आपको समझाना है कि किस तरह से रिलीजियस डाइवर्सिटी है इंडिया। ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ये है रिलीजियस डाइवर्सिटी। आप चाहें तो थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए बताइएगा क्या कि इस रिलीजियस डाइवर्सिटी में कहीं कहीं कोरिलेशन भी दिखता है, कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी दिखता है, तो थोड़ा सा और ज्यादा ब्रॉडर हो जाएगा। सोशियोलॉजिकल नोट पूछा है ना, तो बड़ा ओपन टर्म होता है सोशियोलॉजिकल नोट। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकली एनालाइज द एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को सोशियोलॉजिकली एनालाइज करना है। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर स्टार्ट कीजिएगा। इंडियन सोसाइटी इज कंसीडर्ड एज एन एग्रेरियन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि आज भी नियरली 50%, अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 46% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड इन व्हाट स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। एग्रेरियन सोसाइटी है। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं एग्रीकल्चर गांव में ज्यादा होता है, और आज भी नियरली, मतलब सेंसस 2011 का डेटा है कि नियरली 68% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड इन विलेजेस। क्लियर? अब फिर आ जाइएगा एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। जब हम क्लास स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों में इस तरह से क्लास बटा हुआ है, इसकी बात करते हैं। तुरंत लाइए क्या, डैनियल थॉर्नर, मालिक, किसान, मजदूर। समझा दीजिए एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। उत्साह पटनायक, बता दीजिए उन्होंने कैसे इसी को खोला, कैसे जो है वो लैंड के ऊपर कौन जो है वो रेंटेड लेबर अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, उसी के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन था। डैनियल थॉर्नर का डाल दीजिएगा, उत्साह पटनायक का डाल दीजिएगा, और अगर मन करे तो इंडियन जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है उसमें जो लैंड होल्डिंग के बेसिस पर क्लासिफाई कर रखा है वो डाल दीजिएगा। तो या क्लास स्ट्रक्चर। लास्ट में चाहे तो थोड़ा मोड़ा डाल सकते हैं क्या कि क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर थोड़े से चेंजेस देखने को मिले, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा चेंजेस विजिबल नहीं है। डिपेंडेंसी जो लोग लोअर लेवल पर है उनमें स्थिति बहुत खराब है। इस तरह से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडियन सोसाइटी। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बता दीजिएगा। पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया, पैट्रियार्की के साथ बताइएगा। ठीक है ना, पैट्रियार्की के कारण क्या है कि हमारे यहाँ लेबर का डिवीजन देखने को मिलता है जेंडर के बेसिस पर। मेल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म आउटसाइड एक्टिविटीज, फीमेल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन डोमेस्टिक कोर्स। क्या है एक्सप्लेन द सेक्सुअल डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी। आप बताइए कि इसका इफेक्ट कितना ज्यादा है कि ये केवल फैमिली के अंदर ही नहीं दिखता है, साथ ही साथ जो है वो वाइडर सोसाइटी के लेवल पर भी देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल देकर बताइएगा। जेंडर पे गैप, आप बताइएगा पिंक कॉलर जॉब्स, महिलाओं को कुछ खास तरह के जॉब्स में ही प्रेफर किया जाता है। आप बताइएगा ग्लास सीलिंग है, बहुत ऊपर नहीं पहुंचने दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, आप बताइएगा क्या कि मेल आर प्रेफर्ड, मेल आर कंसीडर्ड मोर डायनामिक। इसी तरह इसी कारण से जो है कई जॉब होते हैं जिसमें मेल को ही प्रेफर किया जाता है। ये सब एग्जांपल देकर आप बताइएगा। ठीक है ना, तो यही है एक्सप्लेन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडियन सोसाइटी। चाहे तो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट भी डाल सकते हैं लास्ट में कि बट कंडीशंस आर चेंजिंग, वुमेन आर participating in the sectors which were earlier considered only मतलब फॉर मेल मेंबर्स। आप बता दीजिएगा कि जैसे आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में अब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, परमानेंट क्या बोलते हैं वो रिक्रूटमेंट जो होता है उस सब में अलाउ कर दिया गया है। तो इस तरह से आप कुछ एग्जांपल देकर बता सकते हैं कि कंडीशन किस तरह से धीरे धीरे बदल रहे हैं। ठीक है, 10 मार्कर थे, बहुत दाएं बाएं की गुंजाइश नहीं थी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ज्यादा ही पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा दाएं बाएं की जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, एक सेकेंड रुकिएगा, क्या हो गया इसको।
कहाँ चला गया क्वेश्चन? चलिए, तो जरा आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जिसमें 5 क्वेश्चन थे, ये 15 मार्कर हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रेलेवेंस ऑफ जजमानी सिस्टम इन इंडिया। अब एक बात बताइए, आप जजमानी सिस्टम पर क्वेश्चन लिख रहे हैं और अगर आप विलियम वाइजर की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक तरह का गुनाह है। समझ रहे हैं ना? इट इज लाइक अ क्राइम इन इटसेल्फ। विलियम वाइजर ने जजमानी सिस्टम को सबसे पहली बार स्टडी किया था, उन्होंने बहुत डिटेल इसके बारे में बताया है। ये पूरा का पूरा जो है वो आपका ये क्वेश्चन विलियम वाइजर से रिलेटेड है, आपको बताना पड़ेगा। विलियम वाइजर ने करीमपुर विलेज में स्टडी किया है और जजमानी सिस्टम बताया है कैसे जजमान्स एंड कामिन्स के बीच में कॉर्डियल रिलेशन था। He presented how caste system can even be functional or even fulfills certain functions in society. How it leads to interdependency among different caste members. ये आपको समझाना होगा पूरा जजमानी सिस्टम कि किस तरह से रिसोर्सेज का पहले सेंट्रलाइजेशन होता था, फिर रिसोर्सेज का डिसेंट्रलाइजेशन होता था। आपको क्या समझाना है? रेलेवेंस। ठीक है ना? तो पहले तो आप ये बताइएगा कि कैसे विलियम वाइजर ने प्रेजेंट किया, क्या कि इट हैज सर्टेन रेलेवेंस। क्यों? क्योंकि इस कारण से डिफरेंट कास्ट मेंबर्स के बीच में क्या देखने को मिलता है जी? कॉर्डियल रिलेशन देखने को मिलता है। फिर दूसरे पार्ट में आपको बताना होगा, रेलेवेंस की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझाना पड़ेगा लेकिन जजमानी सिस्टम में जो रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, वो कभी भी एबिलिटी या कैपेबिलिटी पर बेस्ड नहीं होता था, तो इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना? मर्जी पर होता था कि जजमान कितना देगा, और साथ ही साथ इसमें बंधन है ना, क्या कि आप कामिल्स जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही जजमान से बंधे रहेंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह के रीजन के कारण आज रेलेवेंट बहुत नहीं रह गया है, बट हाँ अपने आप में एक तरह का सिस्टम था जो इंडियन सोसाइटीज में पॉपुलर रहा है। दूसरा, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एमएन श्रीनिवास's व्यू ऑन इंडियन सोसाइटी। तुरंत एमएन श्रीनिवास पर आना है, एक लाइन में एमएन श्रीनिवास के बारे में बता दीजिएगा क्या कि इवान प्रिचार्ड और क्या बोलते हैं आपका रेडक्लिफ ब्राउन, दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया और इंडियन सोसाइटी में क्या किया? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यूजिंग फील्ड स्टडी, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है? बताइएगा क्या कि उनका व्यू था इंडियन सोसाइटी के बारे में कि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए हमको फील्ड पर उतरना पड़ेगा, ग्राउंड में जाकर देखना पड़ेगा, बुकिश नॉलेज से नहीं होगा। टेक्स्ट को कंटेक्स्ट में बदला उन्होंने, जीएस गुड़िए टेक्स्ट कंटेक्स्ट में बदला उन्होंने। ठीक है? उसके अलावा बता दीजिएगा कि उनका मेनली फोकस जो था वो कास्ट के स्टडी पर था। उन्होंने कास्ट सिस्टम को समझाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि इन सो कॉल्ड रिजिड सिस्टम इवन मोबिलिटी कैन बी सीन, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। उसके अलावा आप बताइएगा डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे केवल रिचुअल सुपीरियरिटी मैटर नहीं करता है, उसके अलावा बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक है? फिर आप बताइएगा जेंडर के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से विमेन से रिलेटेड सोसाइटी में कंडीशंस है। इसके अलावा उन्होंने आइडिया ऑफ इंडियन विलेज प्रेजेंट किया, क्या कि हमारे विलेजेस किस तरह से जैसा मतलब क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स बोला करते थे ना कि वो अपने आप में लिटिल रिपब्लिक हुआ करते थे, बाहर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे, इस तरह के नोशंस को उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है? So these were mainly his views. Got the point? फिर चेंज कीजिए, थोड़ा चाहे तो बीच में वो कुर्ग रामपुरा का चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? एग्जांपल्स के रूप में। फिर पैरा चेंज कीजिएगा, पैरा चेंज करके लिखिएगा बट हिज व्यूज वर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ओवर ब्राह्मणिकल, फिर से ऊपर से देखने वाला व्यू था, अंदर घुस के बहुत नहीं समझ पाए। ठीक है? इन सब कारणों से क्या किया जाता है? उनके इस स्टडी को या उनके व्यू को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्लियर हो गया? ये क्रिटिसिज्म नहीं भी बनाएंगे तब भी चल जाएगा, सैलिएंट फीचर पूछा है केवल सैलिएंट फीचर से भी काम चल सकता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकली इवैल्यूएट लुई ब्यूमोस व्यू ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। लुई ब्यूमो होमो हायरार्की का तुरंत बताइएगा क्या कि फ्रेंच है इंडियन सोसाइटी को पढ़ना चाह रहे हैं, और इंडियन सोसाइटी को भी क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसको वो फ्रेंच सोसाइटी से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो होमो इक्विलस वहां के लिए लिखेंगे, कंपेयर करना चाह रहे थे, बाइनरी ऑपोजिशन रखते थे, लेवी स्ट्रॉस से इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है ना? इसी कारण से उन्होंने क्या किया? इंडियन सोसाइटी को दो पार्ट में बांट कर देखा, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। आपको समझाना होगा कैसे उन्होंने बताया कि एक हायरार्की है जिसमें आप हायरार्की में नीचे नीचे जाते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ते जाता है, ऊपर ऊपर जाते हैं तो प्योरिटी बढ़ता चला जाता है।
ठीक है ना, तभी ना होमो हायरार्किकस, समझ गए। फिर बताइएगा क्या कि मेनली जो उनकी थ्योरी थी ना वो कास्ट सिस्टम को रीइंफोर्स करती है, वो मजबूत करने की कोशिश करती है। फॉर दीज रीजंस ही वाज कंसीडर्ड एज इंडियन मनु या मॉडर्न मनु कहा जाता है, और होमो हायरार्किकस को न्यू मनुस्मृति कहा जाता है। तो इस कारण से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। खैर बहुत सारे स्कॉलर्स ने उनको क्रिटिसाइज किया था, आप एक दो क्रिटिसिज्म यहाँ पर डाल देंगे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, हु आर ट्राइब्स, लीजिए पूरा आ गया क्वेश्चन। डिस्कस द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग द ट्राइब्स इन इंडिया। ट्राइब्स कौन है, आपको स्टार्टिंग में ही बताना होगा क्या कि ट्राइब्स को एक किसी एक डेफिनेशन के थ्रू समझा पाना अपने आप में चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि ट्राइब से रिलेटेड डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है, तो हम इनको एक बार में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हर रीजन के, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में ट्राइब से रिलेटेड अलग अलग नेचर है। अगर हम ऐसा बोलें कि ट्राइब्स गरीब होते हैं, ट्राइबस ये जो टर्म है वो मेनली इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड होता है, पॉवर्टी से रिलेटेड होता है। लेकिन क्या सारे ट्राइब गरीब है? नहीं, ये बात हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो पहले ही आप बताइएगा, ठीक है। फिर आप ये बता दीजिएगा कि जनरली ट्राइब्स को डिफाइन किया है, बीएन मजूमदार डाल दीजिएगा। उन्होंने डिफाइन किया है किस तरह से कि कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आइसोलेशन में रहते हैं, मेन स्ट्रीम से दूर रहते हैं, ठीक है ना, जिनका क्या बोलते हैं प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे लोगों को ट्राइब्स बोला जाता है। फिर पैरा चेंज कीजिएगा, पैरा चेंज करके बताइएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब नाम का कॉन्सेप्ट है जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है ना। 700 प्लस ट्राइब्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मेंशन करने के लिए इसी तरह के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि आइसोलेशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम, ठीक है, प्रिमिटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, इस तरह की चीजें हैं जिनका यूज करके इनको डिफरेंटली कैटेगराइज किया जाता है, स्पेशल कल्चर, समझ गए। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया हु आर ट्राइब्स, ठीक। ज्यादा अगर खोलने का मन हो तो थोड़ा सा डिजायर कमीशन वगैरह की चर्चा कर दीजिएगा, पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी, इसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं। यार उतना खोलने का स्कोप नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है हु आर ट्राइब, तो वही बता दीजिएगा। चैलेंज क्या है इनको डिफाइन करने में? अब चैलेंज क्या था जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको वो क्लासिकल डिबेट जरूर डालना होगा जीएस घुरिये और वेरियर एल्विन का। जीएस घुरिये का क्या मानना था, आपने पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में कि ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज, हेंस दे शुड बी एसिमिलेटेड बैक इनटू द हिंदू कास्ट सिस्टम। उनको जो है वो शूद्रा के लेवल पर या फिर क्षत्रियाज के लेवल पर इंटीग्रेट करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड वेरियर एल्विन क्या प्रेजेंट करेंगे कि नहीं, उनका अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, तो उनको इंटीग्रेट करने की कहीं जरूरत नहीं है। ये वाला डिबेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। फिर इसी में आपको वर्जीनियस खाका को मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे वर्जीनियस खाका भी इसी व्यू को रखते हैं कि दे आर सेपरेट फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना, उनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट कल्चर है। तो दीज हैव बीन द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू डिफाइनिंग ट्राइब्स इन इंडिया। इंडिया में ट्राइब्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कुछ ट्राइब्स हैं जो आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, इंटीग्रेशन में रहते हैं, तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, इन्हीं की आपको चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज कमेंट ऑन रीजनल वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू किनशिप सिस्टम इन इंडिया, पूरा इरावती करवे। फेवरेट क्वेश्चन रहा है, यूपीएससी बार बार पूछता है इसको, ठीक है ना। इरावती करवे मेंशन कीजिए, उनका जो रीजनल वेरिएशन किनशिप सिस्टम से था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, मिडिल, बता दीजिए कैसे उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर क्लासिफाई किया था, ठीक है ना। क्लियर है ना, जिधर जो लैंग्वेज पर जिस का डोमिनेंस रहा है उसी बेसिस पर क्लासिफाई किया था। अब बताइएगा नॉर्थ इंडिया में कैसे उन्होंने समझाया था कि एक्सटेंसिव किनशिप सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सटर्नल वॉर इन्फ्लुएंस ये सब रहता है। चाइल्ड मैरिज क्यों इस कारण से इमर्ज हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव किनशिप सिस्टम कैसे देखने को मिलता है। साउथ में बताइए कैसे क्या बोलते हैं छोटे रीजन में जो है वो शादी ब्याह होता है, क्रॉस कजन मैरिज, पैरेलल कजन मैरिज, सेम विलेज मैरिज, इस तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं। चाइल्ड मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, डाउरी वगैरह थोड़ा सा कम है। ये सब कहानी आपको बतानी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी कि वहां क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम देखने को मिलता है। फिर थोड़ा बताना पड़ेगा आपको ईस्ट में कितनी डाइवर्सिटी है, तो कुछ ट्राइब्स वगैरह की चर्चा करके आपको बताना होगा, ठीक। और मिडिल रीजन जो है वो हमारा क्या है जी, ट्रांजिशन वाला रीजन है, उसमें नॉर्थ के भी कुछ ट्रेड्स हैं, साउथ के भी कुछ ट्रेड्स हैं, आपको यही समझाना था। क्लियर, यही है रीजनल वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू किनशिप सिस्टम इन इंडिया। इरावती करवे पढ़िए आप लोग, जहां भी पढ़ा होगा आपने, जैसे भी पढ़ा होगा आपको जरूर बताया गया होगा। Now moving on to the last section, which is discuss the importance of village studies in India. On the basis of these, what is your idea of Indian village? ये तो obviously आपका अपना व्यू है। पहला, discuss the importance of village studies in India. इसमें आपको बताना है कि विलेज स्टडीज के बारे में पहले बता दीजिएगा कि अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो गया था, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी को समझना चाहते थे ताकि वो ज्यादा अच्छे से रूल कर सके इंडियन सोसाइटी पर। ऑन दी अदर हैंड
बाद में लेटर फेज में इंडियन विलेज स्टडीज इमर्ज हुआ इन काउंटर टू दोज, समझ गए ना, उन लोगों ने जो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ स्टडी किया था इंडियन विलेजेस का गलत पिक्चर प्रेजेंट किया था उन्होंने, हम लोगों को बैकवर्ड दिखाने के लिए, मेंटली हमारे ऊपर रूल करने के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में फिर से हमारा इंडियन वाला नेशनलिस्टिक विलेज स्टडी स्टार्ट हुआ। बाद में फिर धीरे धीरे स्कॉलर्स कई सारे आए जिनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन सोसाइटी को ठीक से समझना है, तो उन्होंने विलेज स्टडीज की। फिर आप बताइएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट को डेटा चाहिए था, इसीलिए विलेज स्टडीज हुई। ठीक है, तो ये कई सारे रीजन है सोसाइटी को समझने के लिए, क्यों, क्योंकि इंडियन सोसाइटी हैज बीन विलेज बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, इंडियन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इन सारी चीजों को समझने के लिए विलेज स्टडीज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जांपल डालकर बता दीजिएगा, क्लासिकल एग्जांपल समीरपेट विलेज, एससी दुबे, आप डाल दीजिएगा रामपुरा, श्रीपुरम, आंध्रे बेते, इस तरह से दो चार एग्जांपल डाल दीजिएगा कि कितनी प्रोमिनेंट स्टडीज है और जिन्होंने क्या किया, इंडियन सोसाइटी के बारे में हमारे ट्रेडिशनल व्यूज को चेंज करने की कोशिश की। क्लियर। दूसरा पार्ट, ऑन दिस बेसिस व्हाट इज योर आइडिया ऑफ विलेज, आप अपने हिसाब से कुछ भी चाहे डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरी तरह से आपके अपने व्यू के ऊपर था, कोशिश कीजिएगा बैलेंस्ड रहे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बैकवर्ड मत दिखा दीजिएगा, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मत दिखा दीजिएगा, एक बैलेंस्ड व्यू डाल दीजिएगा दूसरे पार्ट में। ठीक है ना। Now moving on to, can a tradition be modernized? Discuss with proper example. यही तो है क्वेश्चन। योगेंद्र सिंह, ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। आप चाहें तो योगेंद्र सिंह के बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा, उन्होंने कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को मिक्स करके दिखाने की कोशिश की इंडियन सोसाइटी में। उन्होंने वो जो ट्रेडिशनल नोशंस थे कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल्स थे, इसी को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हाउ ट्रेडिशंस कैन बी मॉडर्नाइज्ड और इंडिया में कैसे हो रहा है। इंडियन ट्रेडिशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, और कैसे ट्रेडिशन ने अपने आप को मॉडिफाई किया है, मोल्ड किया और अपने साथ मॉडर्निटी को लेकर चल रहा है। यही चीज आपको समझाना था। कोशिश करते आप इसमें थोड़ा सा लिंक कर सकते थे, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन, परोकियलाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन, वो कॉन्सेप्ट आप डाल सकते थे, रॉबर्ट रेडफील्ड वाला। ठीक है ना, रॉबर्ट रेडफील्ड और मैकमेरियट, इन दोनों को आप कोट कर सकते थे आराम से, यहाँ पर बताते कि किस तरह से यूनिवर्सल मतलब जो ब्रॉडर वैल्यूज हैं वो कैसे गांव के लेवल पर आ रहे हैं, तो ट्रेडिशन में मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक, और इसी तरह से आप बता सकते हैं कैसे ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन में देखने को मिल रहा है। कुछ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है ना, पॉप कल्चर का गांव के लेवल पर पहुंच जाना, मिक्सचर हो जाना, ठीक है ना, डोमिनोज, ठीक है ना, पिज्जा बर्गर, उसका कैसे जो है वो हमारा ट्रेडिशन उसमें इंक्लूड हो जाना कि आलू टिक्की बर्गर मिल रहा है, ये सब कुछ एग्जांपल आप डाल सकते हैं। इसके थ्रू आपको समझाना था कि किस तरह से भारत में ट्रेडिशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, ट्रेडिशन मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशंस वर वेरी स्ट्रॉन्गर। क्लियर। तो योगेंद्र सिंह, मेनली ये क्वेश्चन योगेंद्र सिंह पर था। अगला, इवैल्यूएट दी प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडियन सोसाइटी। बताइएगा रिलीजियस माइनॉरिटी किसको कहते हैं, बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर के बेसिस पर तो जो मेजॉरिटी नहीं है वो माइनॉरिटी है, एज सिंपल एज दैट। चाहे तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज को कैटेगराइज किया है, उनके प्रॉब्लम्स को आपको इवैल्यूएट करना है। तो इसमें आप चाहे तो 2 लाइन में एक दो के बारे में बता सकते हैं। पहले ही बता दीजिएगा कि माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम के पीछे मेजर रीजन है माइनॉरिटी कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, क्लियर, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ परसिक्यूशन, चार्ट समझा दीजिएगा। ठीक है, फिर बताइएगा रिलेटिव डिप्रीवेशन, चाहे तो स्ट्रक्चर कमेटी डेटा कोड कर दीजिएगा कि कैसे पिछड़े रह गए हैं, इस कारण से रिलेटिव डिप्रीवेशन है व्हिच इज लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी। क्लियर। उसके अलावा बताइएगा कि सिखों के साथ जो प्रॉब्लम रहा है दैट हैज बीन मोर पॉलिटिकल इन नेचर। ठीक है, खालिस्तान लिंक करके समझा देंगे। क्रिश्चियंस के साथ जो भी थोड़े बड़े प्रॉब्लम रहे हैं तो उसके पीछे रीजन है वही कन्वर्जन एंड बाकी चीजें, इस कारण से वो कॉन्फ्लिक्ट रहा है। बाकी इसके अलावा कुछ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जैसे कि पारसीज वगैरह, उनकी प्रॉब्लम अपनी इनहेरेंट है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है क्योंकि बहुत क्लोज में शादी ब्याह कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता दीजिएगा। फिर ये मेंशन कर दीजिएगा कि नॉट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया इज फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, एग्जांपल दे दीजिएगा जैसे कि क्या बोलते हैं, जैन्स के साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, बुद्धिस्ट के साथ भी वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरह से आप अपने आंसर को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वाज एन ओवरव्यू ऑफ योर सोशियोलॉजी पेपर। आप अपने हिसाब से इन चीजों को मॉडिफाई करिएगा, इन चीजों, इन कंटेंट पर काम कीजिएगा, जहां भी आपको नॉलेज है उसको ऐड कर लीजिएगा। ऑब्वियसली मैं ये हाफ एन आवर या 1 आवर का जो भी ये डिस्कशन है इसमें मैं ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ा सकता हूं, आपको मैं एक ओवरव्यू ही दे सकता हूं। आई होप इट माइट बी सम of some use to you all. All the very best for your future exams. Thank you.